हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दी गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले दिनों में आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों, पिछले सभी महीनों की मंथली करंट अफेयर की वीडियो, उसकी क्विज और उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। तो आप लोग एमजेटी ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किए हो तो गूगल प्ले स्टोर से अभी जाकर इंस्टॉल करो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्विजेस भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है पीएसी द्वारा जारी रैंकिंग में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन बना। तो सबसे अच्छा शासित राज्य बन गया है दोस्तों केरल। पीएसी द्वारा जारी रैंकिंग में सबसे बेस्ट स्टेट चुना गया है। पीएसी का क्या मतलब होता है? पीएसी का मतलब होता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। तो इसने अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की है। इस लिस्ट में टॉप पर है दोस्तों केरल, लेकिन सबसे नीचे कौन है? लास्ट पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश। इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी किसने की है? तो ये रिपोर्ट दोस्तों एक कमेटी ने जारी की है। उस कमेटी के अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन जी, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वो इस कमेटी की अध्यक्षता की और इसी कमेटी ने ये रैंकिंग जारी की। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसने गुजरात में सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों गुजरात के केवड़िया में पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया है। ये केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच चलाई जाएगी। 200 किलोमीटर की दूरी होगी जिस पर ये चलाई जाएगी सी प्लेन सेवा। और अब ये 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो 40 मिनटों में ही तय की जा सकेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली सी प्लेन सेवा गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में कौन तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तीसरी बार अध्यक्ष बने दोस्तों एडिले सुमेरवाला। कौन? एडिले सुमेरवाला। अच्छा, ये तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। साथ ही साथ में इनके अंजू बाबी नाम याद रखिएगा, पूर्व एथलेटिक्स थी। इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है अंजू बाबी को। क्लियर? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1946 में, 1946 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। 5 मिलियन फास्टैग जारी कर भारत का सबसे बड़ा फास्टैग जारीकर्ता कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों पेटीएम। फास्टैग क्या होता है? फास्टैग दोस्तों एक ऐसा टैग है जो लगा दिया जाता है कारों पर, गाड़ियों पर, और जब भी वो टोल प्लाजा से होकर के गुजरती है, क्रॉस करती है, तो वहाँ पर सेंसर के माध्यम से ऑटोमेटिक ही पेमेंट डिडक्ट कर लिया जाता है, टोल टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये सिस्टम्स के लिए ही ये फास्टैग जारी किया गया है। और अब तो आपको याद होगा सरकार ने इसे अनिवार्य भी कर दिया है। 1 जनवरी के बाद से सभी गाड़ियों में ये लगाना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो 5 मिलियन फास्टैग जारी कर चुका है पेटीएम। तो फास्टैग वही टैग है जिसको गाड़ियों में लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए पेटीएम के बारे में तो आपको पता ही होगा। 2010 में स्थापना हुई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है और विजय शेखर शर्मा जी इसके करंट टाइम पर सीईओ हैं और फाउंडर भी यही हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड देशों के बीच मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? मालाबार सैन्य अभ्यास, ये दोस्तों 9 सैन्य अभ्यास है और क्वाड कंट्रीज के बीच, क्वाड कंट्रीज यानी कि कौन कौन? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के बीच में ये आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी में। अच्छा दोस्तों, ये क्वाड कंट्रीज इस बार हुई है जिसमें ये मालाबार अभ्यास आयोजित किया गया। इससे पहले 3 देशों में आयोजित होता था, भारत, अमेरिका और जापान के बीच। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। मालाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया इस बार पहली बार हिस्सा लिया है। अच्छा, ये 2 स्टेजेस में ऑर्गेनाइज किया गया। नवंबर मंथ में 2 चरणों में ये आयोजित हुआ। एक तो ये 3 से 6 नवंबर के बीच चला और एक बार ये 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच चला। तो 2 स्टेजेस में बंगाल की खाड़ी में हुआ मालाबार 9 सैन्य अभ्यास। क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लोक सेवा आयोग के आवेदन में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है दोस्तों असम, जो अपने राज्य लोक सेवा आयोग के आवेदन में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला राज्य बन गया है। अब असम के स्टेट सिविल्स और उसकी बाकी जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होंगे, उनके एप्लीकेशन फॉर्म में सेक्स कैटेगरी में एक ट्रांसजेंडर कैटेगरी भी आ गई है, उसका भी एक ऑप्शंस दे दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारतीय मूल के दीपा मेहता की फिल्म फनी बॉय
किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित की गई? तो दोस्तों दीपा मेहता जो कि भारतीय मूल की हैं लेकिन ये कनाडा में रहती हैं और इनकी फिल्म फनी बॉय है वो कनाडा से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। क्लियर है? तो दीपा मेहता है भारतीय मूल की लेकिन कनाडा से नॉमिनेट किया गया है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ऑस्कर अवार्ड इनकी मूवी पाई नहीं है, ये नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट मतलब नॉमिनेशन सभी कंट्रीज़ की भेजी जाती है, सभी कंट्रीज़ के थ्रू कि हमारे हिसाब से इसे मिलना चाहिए अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। लेकिन लास्ट में ऑस्कर अवार्ड किसको मिलेगा ये तो ऑस्कर का जो एकेडमी होगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कनाडा की तरफ से ये मूवी जो है वो रिकमेंड की गई है। चलिए अगला है T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल, क्रिस्टोफर हेनरी गेल, यूनिवर्स बॉस। इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों IPL में ये कारनामा किया है। IPL हुआ अभी, आपको पता है IPL किसने जीता? 5वीं बार मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता है। और IPL पे मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, पूरा डिटेल वीडियो है। IPL से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को उसमें कवर अप किया गया है एक सिंगल वीडियो में। आप लोग वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। एप्लीकेशन पर जाइए, आपको कोई भी वीडियो ढूंढना हो MZT ऐप ओपन किया करो, उसमें वॉइस सर्च का ऑप्शन लगा हुआ है। आपको अगर लगता है इस पर वीडियो बनी है कि नहीं बनी है, आपको वॉइस सर्च कर देना है, एक बार बोल देना है, वहाँ पर अगर वीडियो बनी होगी तो मिल जाएगी आपको। और 90% चांसेस है आप निराश होकर नहीं आएंगे, आपको कोई ना कोई वीडियो उससे रिलेटेड मिल जाएगी ज़रूर। तो आप लोग IPL की वीडियो सर्च करके देखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस गेल की बात करते हैं तो ये किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे थे IPL में। ओके अच्छा, ये सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, 1000 छक्के T20 क्रिकेट में लगा दिए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर हैं 690 छक्कों के साथ किरण पोलार्ड। हालांकि इनकी 690 से ज़्यादा छक्के अब हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला टायर पार्क दोस्तों स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इस टायर पार्क में दोस्तों टायर के थ्रू, टायर की जो रद्दी गाड़ियों की जो टायर बचे रहते हैं उन टायर्स के माध्यम से सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी और एक पार्क तैयार किया जाएगा। तो भारत का ये पहला टायर पार्क होगा। अगला, हाल ही में फिलीपींस में आए 2020 के सबसे शक्तिशाली तूफान का क्या नाम है? तो दोस्तों अभी हाल ही में फिलीपींस में 2020 का सबसे शक्तिशाली तूफान आया हुआ था जिसका नाम है गोनी। क्या? गोनी नाम का तूफान आया हुआ था। इसकी स्पीड एक टाइम पर पहुंच गई थी 280 किलोमीटर से ऊपर, किलोमीटर पर आवर से ऊपर पहुंच गई थी एक टाइम पर। हालांकि बाद में स्पीड 225 किलोमीटर पर आवर पर आ गई। चलिए अगला, प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया का शीर्ष देश कौन है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक उत्पादक देश है अमेरिका। अमेरिका है प्लास्टिक उत्पादन में टॉप पर। चाइना है दोस्तों ये ई कचरा उत्पादक देश। ठीक है, याद रखिएगा ई कचरा मैंने आपको कई बार बताया है। ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स होते हैं, ठीक है, चार्जर हुआ, मोबाइल हुआ, सॉकेट हुआ, कुछ भी हुआ, ये सभी चीज़ें जब खराब हो जाती हैं तो इन्हें ई कचरा कहा जाता है। तो ई कचरा उत्पादन में चाइना है टॉप पर और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका है टॉप पर। अगला है, केरल के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में पाल जाचेरिया को, किसे? पाल जाचेरिया जो कि एक मलयालम कवि हैं और इनको केरल के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, 2020 इनको दिया गया है। साहित्य में दोस्तों पिछले 5 वर्षों में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ये 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। साथ ही साथ 2004 में, सन 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत वाला मिला था, यानी नेशनल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में मिला था। ओके चलिए अगला है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली ट्रेन, इसका उद्घाटन किया गया केरल में। एक्चुअली इसको समझिएगा, ये कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो साधारणतः सभी लोगों के लिए स्टेशन टू स्टेशन जाती है। ये केरल में एक पार्क है, वेल्ली टूरिस्ट विलेज। तो वेल्ली टूरिस्ट विलेज जो है उसमें ये चलाई जाएगी ये ट्रेन। ठीक है, तो इस ट्रेन को 10 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बोगियां ही हैं। ये उसी पार्क में लोगों को, उसी पार्क या वेली टूरिस्ट विलेज जो है बड़ा पार्क है, उसी पार्क में लोगों को, यात्रियों को घुमाएगी। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेन ही हुई एक प्रकार से। तो सौर ऊर्जा से चलती है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन हुई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजरी नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजरी नाम की पुस्तक लिखी है टी बंदोपाध्याय, तमाल बंदोपाध्याय ने।
9 नवंबर को ये रिलीज़ की गई है। इस मंथ में काफ़ी बुक्स एंड ऑथर के नाम आए हैं, तो इस पर मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो वीडियो मिल जाएगी अगर आपको, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। वीडियो अगर आ गई होगी तो वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर वही पुराना तरीका अपनाइएगा, MJT ऐप में जा करके वॉइस सर्च आपको कर लेना है। अगला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन किस कंपनी को सौंपा? तो दोस्तों अडानी ग्रुप को लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन सौंप दिया गया है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात समझिए इसको। अगले 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप से एक बार समझौता हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? केंद्र सरकार का दोस्तों फरवरी 2019 में देश के 6 बड़े एयरपोर्ट जो हैं उनको प्राइवेट करने के लिए, एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए एक डील हुई थी, और इस डील के तहत 50 वर्षों तक अडानी ग्रुप जो है वो इन 6 एयरपोर्ट को संभालेगा, यानी पूरी तरीके से ऑपरेट करेगा, संचालन करेगा। तो इन सभी 6 एयरपोर्ट को धीरे धीरे करके वो एक्वायर करना शुरू कर दिया है। तो अब लखनऊ हो गया है, अहमदाबाद वगैरह हो गया है। जो 6 एयरपोर्ट हैं इनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनमें से पूछा जा सकता है। जैसे लखनऊ एयरपोर्ट हो गया, अहमदाबाद का एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, मंगलुरु एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट। ये सभी 6 एयरपोर्ट को अब अडानी ग्रुप संभालेगा। क्लियर दोस्तों? ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, जिसमें जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक के सभी करंट अफेयर को कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज करके बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी एक ई बुक से ही तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए राइट चॉइस है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र, इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे परचेज कर सकते हैं MJT ऐप पर जा करके। डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, अभी आपको लेने पर 20 to 30% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जाइए चेक कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, और MJT ऐप से जा करके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला है, हाल ही में सिंगापुर ने अपने किस नोट की छपाई बंद करने की घोषणा की? तो सिंगापुर ने दोस्तों अपने 1000 सिंगापुर डॉलर की, किसकी, 1000 सिंगापुर डॉलर के नोट की छपाई बंद करने की घोषणा की है। कब से बंद की जाएगी? तो ये जनवरी 2021 से बंद किए जाएंगे, ठीक है। क्यों बंद किए जाएंगे? तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से बचने के लिए, टेरर फंडिंग में जो इस्तेमाल होने वाली मनी होती है उनको कम करने के लिए सिंगापुर ने ये बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। तो जनवरी 2021 से 1000 सिंगापुरियन डॉलर का नोट जो होगा वो बंद कर दिया जाएगा। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को, जो कि है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। ये भारत का 12वां बन गया है ऐसा, ठीक है, टाइगर रिजर्व भारत का 12वां बन गया है, और मध्य प्रदेश का 3रा बन गया है। ये भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का ये 3रा टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले 2 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे? पंचमढ़ी और अमरकंटक, ये दोनों भी मध्य प्रदेश के ही पड़ते हैं, ठीक है। और ये 3रा पन्ना टाइगर रिजर्व, तो भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा। नेक्स्ट, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी एंड किट स्पॉन्सर चुना गया? तो अभी हाल ही में एमपीएल को दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम का जर्सी और किट स्पॉन्सर चुना गया है BCCI के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। कब तक के लिए चुना गया है? अगले 3 वर्षों के लिए चुना गया है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, ये किसकी जगह लेगा? ये नाइक की जगह लेगा, ठीक है। इससे पहले नाइकी जो था वो था पिछले 5 वर्षों से। अगला है, हाल ही में किसे नेपाल ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, जो कि हमारे भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं, थल सेना के अध्यक्ष हैं, इनको नेपाल ने सेना के अपने मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। ये होता रहता है, वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं भारत में भी सम्मानित किए जाते हैं, भारत के भी जो सेना प्रमुख हैं वो नेपाल में भी सम्मानित किए जाते रहते हैं। आपको पता होगा भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। और हालांकि अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली जी, वो थोड़ा सा नाराज़ चल रहे थे, और 3 बड़े जगहों को, भारत के हिस्सों को वो अपना बता रहे थे, अपना नया नक्शा जारी किए थे, ठीक है। उसमें काला पानी वगैरह प्रमुख था, उसको भी आपको याद रखना है, हालांकि वो अब मान गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना 1000वां ATP मैच जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों राफेल नडाल ने अपना 1000वां ATP मैच जीता। ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, इनके करियर का ये 1000वां ATP मैच था। अभी तक इनसे पहले 1000 से ज़्यादा ATP मैच केवल और केवल 3 खिलाड़ी ही जीत सके हैं।
कौन कौन से? जिमी कार्नर, रोजर फेडरर और इवान लेंडल। और अब चौथे खिलाड़ी बन गए राफेल नडाल। क्लियर है? अच्छा, राफेल नडाल ने इस बार फ्रेंच ओपन भी जीता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर होने की घोषणा की है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। हालांकि अमेरिका में जब ये अलग हुआ तब तो थी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, और अब जो बिडेन आए हैं और उन्होंने ये भी दावा किया था उसी टाइम चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर वो जीतेंगे तो वो दोबारा से पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका को शामिल करेंगे। तो अब जीत तो गए ही हैं, देखना है कि वो दोबारा से शामिल होते हैं कि नहीं। हालांकि अभी 20 जनवरी 2021 तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही वहाँ के राजा हैं, तो वही तब तक संभालेंगे। इसके बाद से जब जो बिडेन शपथ लेंगे उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जलवायु समझौता है क्या? तो समझिएगा इसको कि 2015 में, कब? 2015 में पेरिस में पृथ्वी को जलवायु संकट से बचाने के लिए, यानी क्लाइमेट चेंजेस से वगैरह से बचाने के लिए पेरिस में एक जलवायु समझौता हुआ था। उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसमें कई देश मिल करके इस पर हम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और इसके तहत ये था कि 2020 के फाइनेंशियल ईयर से विकासशील देशों को हर साल कम से कम $100 बिलियन से ज़्यादा कलेक्ट करना होगा। किसके लिए? जलवायु संकट से बचने के लिए, उस पर कुछ काम करने के लिए। लेकिन ट्रंप साहब को ये मानना है कि इससे केवल और केवल जो विकासशील देश हैं, बाकी के जो देश हैं उनको ही फ़ायदा होगा, जो छोटे मोटे देश हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अमेरिका का घाटा होगा। तो अमेरिका में इनको डर है कि 25 लाख से ज़्यादा नौकरियां चली जाएंगी। हालांकि इनका डर भी अब चला गया क्योंकि ये राष्ट्रपति पद भी खो चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस पेमेंट सर्विस को एनपीसीआई से यूपीआई पेमेंट करने को मंजूरी मिली? तो दोस्तों व्हाट्सएप को अब व्हाट्सएप पे के लिए एनपीसीआई से यूपीआई पेमेंट करने को मंजूरी मिल गई है। अब ये एनपीसीआई है क्या? एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आप जितने भी यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करते हो, इस पर जो चार्ज करता है, अगर नहीं भी करता है, या फिर इस पर जो भी कंट्रोल होता है, जो भी उत्तरदायी है यानी रिस्पॉन्सिबल है, वो है एनपीसीआई। ये एनपीसीआई जो है ये भारत सरकार का है। ठीक है, तो इसी से मंजूरी लेना होता है। चाहे आप गूगल पे इस्तेमाल करते हो, फ़ोन पे इस्तेमाल करते हो, जितने भी यूपीआई पेमेंट सर्विसेज इस्तेमाल करते हो, यूपीआई यानी कि होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो जितना भी आप यूज़ करते हो उसके लिए उन कंपनियों को इनसे मंजूरी लेनी पड़ती है एनपीसीआई से। तो ऐसे ही व्हाट्सएप ने भी मंजूरी ले ली है, तो अब व्हाट्सएप पे के थ्रू भी आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों मारिया थाटिल ने। किसने? मारिया थाटिल, जो कि भारतीय मूल की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वर्चुअली इवेंट ये ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि जान रहे हैं आप लोग कोविड-19 चल रहा है, तो जितने भी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह, समिट्स वगैरह हो रही है, आयोजन हो रहा है, वो सब वर्चुअल तरीके से ही हो रहा है। तो इस बार इसका 16वां संस्करण था, जिसमें मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 बन गई मारिया थाटिल। सेकेंड पर रही कौन? सेकेंड पर रही मिन कोटेसर। कौन? मिन कोटेसर। अच्छा दोस्तों, मारिया थाटिल ये भारतीय मूल की हैं, और जब भी आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला दिख जाए जो भारतीय मूल की है और उसे कोई विदेशों में अवार्ड मिला है, वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो आपको वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला, हाल ही में कहाँ की नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों देहरादून नगर निगम ने। किसने? देहरादून नगर निगम ने, जो कि है उत्तराखंड में। तो देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम का एक अनोखा पहल शुरू किया है। इससे दो फायदा होगा। एक तो प्लास्टिक कचरे से मुक्ति भी मिल जाएगी, साथ ही साथ कोरोना के प्रचार प्रसार को भी रोका जा सकेगा। ठीक है, इसके संक्रमण को भी रोका जा सकेगा। अगला, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड को, इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने बच्चों और वयस्कों के लिए 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी हुई हैं, राइट्स की हुई हैं, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। यानी भारत का तीसरा नागरिक सम्मान सबसे बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ये पा चुके हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, 9 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों, बहुत बार इसका रिवीजन कराता हूं मैं। उत्तराखंड जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2020 को। अच्छा, कौन सा बना था अलग होने वाला राज्य? ये बना था 27वां राज्य। 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। फिर कुछ दिन बाद, 6 दिन बाद, कुछ दिन क्या
6 दिन बाद 15 नवंबर को दोस्तों 28वां राज्य बना झारखंड। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। 6 दिन बाद यानी 15 नवंबर 2020 को वो अलग हुआ था। फिर 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना था। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। फिलहाल के लिए अगर अभी बात करें तो अभी केवल 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गई है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बढ़ाया है, इसका कार्य भी बढ़ाया है और अब इसका नाम होगा बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, अब देखिए इसका जो काम था वो बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत अब बंदरगाहों को भी शामिल किया जाएगा, जहाज रानी तो था ही, अब जलमार्ग मंत्रालय भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो क्योंकि आप देख रहे हैं अभी सी प्लेन सेवा वगैरह शुरू की गई है, तो अब इनके लिए भी तो कोई मंत्रालय होना चाहिए। चलिए अगला है, किस राज्य ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम नामक योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों समुद्र तट के किनारे जो युवा हैं उनकी स्किल्स को और ज़्यादा निखारा जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे वो मत्स्य पालन अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ मछुआरा समुदाय जो है, मछुआरा कम्युनिटी जो है, उनको भी थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और केरल सरकार से जो भी सपोर्ट हो वो सपोर्ट मिल सके, जिससे उनका प्रोग्रेस भी हो सके। अच्छा, अभी आपको याद होगा डेली करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था 21 नवंबर का दिन जब मनाया गया विश्व मत्स्य पालन दिवस। तो मछुआरा आया तो याद आ गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, 21 नवंबर को मनाया गया विश्व मत्स्य पालन दिवस। अगला, रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर्स नामक उपन्यास किसने लिखा? तो अभी हाल ही में रसाथी द अदर साइड्स ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास यानी नॉवेल लिखा है दोस्तों ससेंद्रन कल्लिकेल ने। किसने? ससेंद्रन कल्लिकेल ने। अगला है, भारत की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो दोस्तों अब देखिए, अभी कुछ ही देर पहले मैंने क्या बताया आपको, फनी बॉय जो मूवी थी वो कनाडा से नॉमिनेट की गई थी ऑस्कर 2021 के लिए। अब क्या आ गया कि भारत से बता दो कि भारत से किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो भारत से दोस्तों नटखट नाम से एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, इसको नॉमिनेट किया गया है। इसमें विद्या बालन जी हैं एक्ट्रेस और इसके डायरेक्टर हैं शान व्यास। डायरेक्टर का नाम याद रखना है, शान व्यास। ठीक है, शान व्यास हैं। ये फिल्म दोस्तों बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 का अवार्ड भी जीत चुकी है ऑलरेडी और अब इसे ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। दीपा मेहता की थी फनी बॉय, उसको मैंने बता दिया ऑलरेडी। अगला, ड्रीम 11 IPL 2020 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द मंथ। ड्रीम 11 IPL 2020 का खिताब दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जीता है, 5वीं बार जीता है और दूसरी बार लगातार जीता है। ठीक है, मुंबई इंडियंस, इसके कैप्टन थे रोहित शर्मा। और जैसा कि मैंने आपको बताया IPL पर वीडियो मैंने बनाकर दी हुई है, तो यहाँ पर टाइम लॉस करने से अच्छा आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सभी पॉइंट्स नहीं बता सकता हूँ। नेक्स्ट, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री दोस्तों बन गए एक बार फिर से नीतीश कुमार जी। ये 7वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री और चौथी बार लगातार बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नीतीश कुमार, इनकी पार्टी का नाम है JDU, जनता दल यूनाइटेड। हालांकि NDA से इन्होंने गठबंधन किया और NDA से गठबंधन के बाद इनकी पार्टी ने जीता चुनाव और जीत के बन गए एक बार फिर से CM। ओके, चलिए अगला है, विमेंस T20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो दोस्तों विमेंस T20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है ट्रेल ब्लेजर्स ने। किसने? ट्रेल ब्लेजर्स की टीम ने। इनकी टीम की कैप्टन है स्मृति मंधाना, याद रखिएगा स्मृति मंधाना की टीम थी ये और इसने सुपरनोवा की टीम को हराया। सुपरनोवा की टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवा को हरा करके इस बार का विमेंस T20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। आपके लिए इतनी मेहनत की गई है, आप शेयर कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगता है शेयर करने का, आप शेयर तो कर ही सकते हो। और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आने वाली वीडियोज़ भी जिससे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और साथ ही में दोस्तों आप लास्ट 1 ईयर की और सभी मंथ की मंथली ई बुक्स हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इससे ज़्यादा डिटेल कंटेंट के साथ आपको कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी ई बुक नहीं मिलने वाली है। करंट अफेयर की,
करंट अफेयर की दोस्तों सबसे बेस्ट ई बुक होती है हमारी, और यही वजह है कि लोगों को पसंद भी आती है। तो आप लोग जाइए MJT ऐप को ओपन कीजिए, वहाँ से आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगला है, हाल ही में कहाँ की तेजपुरी लीची को GI टैग दिया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों असम की तेजपुरी लीची को दिया गया GI टैग। GI मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग तब दिया जाता है जब किसी प्रोडक्ट को एक अच्छी खासी पहचान मिल गई होती है और उस प्रोडक्ट की वजह से वो क्षेत्र जो है, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो पहचाना जाने लगता है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है कि उस प्रोडक्ट को GI टैग दे देती है। अब GI टैग देने से होता क्या है कि उस प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रमोट किया जाता है, यानी वैश्विक मार्केट में भी उनको दिया जाता है। साथ ही साथ उसका रेट एक फिक्स हो जाता है, जिससे लोग कालाबाजारी नहीं कर पाते हैं उस प्रोडक्ट का, और उसको पहचान मिल ही जाती है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो ये सभी फ़ायदे होते हैं GI टैग देने के। GI टैग्स पर मैं आपको ऑलरेडी कई वीडियो दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तेजपुरी लीची ऐसे ही है असम का प्रोडक्ट और इसको मिल गया GI टैग। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में आयोजित हुई वर्चुअल SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो अभी हाल ही में दोस्तों वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और इसकी इस बार अध्यक्षता की रूस ने, किसने, रसिया ने की है इस बार की इसकी अध्यक्षता। SCO का क्या मतलब होता है, SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अभी हाल ही में हेड ऑफ स्टेट्स का 20वां संस्करण आयोजित किया गया। रसिया ने की अध्यक्षता, तो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन वो अध्यक्ष रहे। इसमें दोस्तों 8 सदस्य देश हैं और सभी 8 सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे। कौन कौन से 8 सदस्य देश हैं, रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आई रिपीट, रूस, चाइना, पाकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बीजिंग में। 2001 में स्थापना हुई थी और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस मलयालम लेखक ने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों S हरेश एक मलयालम लेखक हैं और इन्होंने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीत लिया है। इनको क्यों मिला है अवार्ड, इन्होंने दोस्तों एक उपन्यास लिखा है माउस टेचे। क्या, माउस टेचे। तो उसी उपन्यास की वजह से, उसी नॉवेल की वजह से इनको अवार्ड मिला है। JCB साहित्य पुरस्कार दोस्तों भारत का सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, क्योंकि इसकी पुरस्कार राशि होती है 25 लाख रुपए। कितनी, 25 लाख रुपए होती है। अच्छा, इसका जो अनुवाद करता है उसको भी अवार्ड दिया जाता है। तो इसकी अनुवादक हैं जयश्री कथाथिल। कौन, जयश्री कथाथिल। इन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया था और इस वजह से इनको भी 10 लाख रुपए मिले। अगला, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाने वाला हार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा। तो दोस्तों हर बार की तरह ये इस बार भी मनाया जाएगा नागालैंड में, लेकिन कब, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। हालांकि इस बार ये वर्चुअल आयोजित होगा, वर्चुअल तरीके से। क्यों, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो नागालैंड की दोस्तों 16 जनजातियां जो होती हैं वो एक साथ मिल करके हार्निवल फेस्टिवल मनाती हैं और ये नागालैंड का, या कहें पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अगला, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को दोस्तों 2 दिवस मनाए जाते हैं, लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है दोस्तों ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1947 में इसी दिन 12 नवंबर को 1947 को महात्मा गांधी जी ने नई दिल्ली के एक आकाशवाणी स्टूडियो में आकर एक स्पीच दिया था, और वो स्पीच थी उन लोगों के लिए जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से कुरुक्षेत्र हरियाणा में आकर के रुके थे, रह रहे थे। तो उन लोगों को महात्मा गांधी जी ने संबोधित किया था और इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व निमोनिया दिवस की, तो विश्व निमोनिया दिवस दोस्तों निमोनिया जो रोग होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसकी रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस की थीम रखी गई है इस बार की एवरी ब्रेथ काउंट्स। क्लियर। अगला है, चीन में आयोजित ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस 2020 का खिताब किसने जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना में आयोजित हुआ ITTF महिला विश्व कप। ITTF का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो टेबल टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है, विश्व कप होता है। इसको जीत लिया है चेंग मेन ने। किसने, चेंग मेंग ने। ये है चाइना की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी है। चाइना की ही नहीं, इनफैक्ट ये दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जीत लिया है, पहली बार हालांकि इन्होंने जीता है ITTF का वर्ल्ड कप। इस बार इसका 24वां संस्करण था ITTF का और आयोजन हुआ वहाई, चाइना में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो
अभी हाल ही में कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। क्यों खोला गया है? इसका उद्देश्य है दोस्तों कि चंदन की खेती के महत्व के बारे में लोगों को बताया जा सके। चंदन की खेती धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस वजह से इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, जिससे इसकी खेती और ज़्यादा बढ़ाई जाए। साथ ही साथ किसानों को इसके बारे में एजुकेट भी किया जाए। तो इसी वजह से ये मैसूर में इसके लिए एक म्यूजियम स्थापित किया गया, जो कि है चंदन का म्यूजियम। ओके, अगला देखते हैं, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। 1500 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा और इसमें 11 लाख से ज़्यादा खिलौने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों सआदत रहमान ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। सआदत रहमान, इनकी उम्र है महज 17 वर्ष और ये हैं बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश के हैं। इन्होंने एक्चुअली में दोस्तों लोगों को जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं उससे बचने के लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन किया था, और जो साइबर बुलिंग हम लोग कह सकते हैं, एक वर्ड में ठीक वर्ड रहेगा, तो साइबर बुलिंग से बचने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए इन्होंने एक ऐप डिज़ाइन किया था और इसी वजह से इनको दिया गया ये अवार्ड। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दुनिया में सबसे कम उम्र के लेखक होने का रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में अभिजीता गुप्ता ने, किसने? अभिजीता गुप्ता ने दोस्तों एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक हो गई हैं। ये छोटी सी बच्ची है 7 वर्ष की और इसका नाम अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसे एक और अवार्ड मिला है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब भी मिला है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, जो बिडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? दोस्तों जो बिडेन ये अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। जो बिडेन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेट। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले दोस्तों थे डोनाल्ड ट्रंप। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप 45वें थे, वो किस पार्टी से थे? वो रिपब्लिकन से थे। और उनसे भी पहले थे बराक ओबामा। बराक ओबामा ये भी डेमोक्रेट पार्टी से थे, जिनकी पार्टी अब दोबारा वापस आई है। जब वो थे प्रेसिडेंट तब जो बिडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अच्छा, कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, ये बनी हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है 7 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय या कहे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। अच्छा दोस्तों, जो भी डेट्स होती हैं, जो भी थीम होती है, वो या फिर उनकी रिलेटेड जो डिटेल्स होती हैं, उनको मैं MZT ऐप पर रेगुलरली डाला करता हूँ। तो आप लोग MZT ऐप पर जाकर पिछले 1 साल के सभी महीनों के मंथली वाइज डेट और थीम को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहाँ पर? MZT ऐप पर। MZT ऐप पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, दिवस और थीम में जाइएगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग डे बाय डे पढ़ सकते हैं, उसकी थीम क्या है, उससे रिलेटेड डिटेल्स क्या है। बहुत ज़रूरी है आपको डेट एंड थीम पढ़ना, और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़ लिया करो। हफ्ते में एक बार डेट एंड थीम रिवाइज ज़रूर करो। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनकी ही जयंती पर मनाया जाता है। इनको मिला था 1992 में, 1992 में भारत रत्न का अवार्ड। अच्छा, ये दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ? ये दिवस दोस्तों पहली बार 2008 में मनाया गया था। ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, उन्हीं के द्वारा दिल्ली में ये आयोजित किया गया था पहली बार। अगला है, विश्व का पहला 6G सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया चाइना ने। इसको टेस्ट करने के लिए लॉन्च कर दिया है। अगर ये इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाती है तो दुनिया का पहला देश बन जाएगा 6G टेक्नोलॉजी वाला। हालांकि सैटेलाइट तो लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन ही गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे जापान के सिंहासन का औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो दोस्तों जापान के जो क्राउन प्रिंस थे अकिशिनो, तो अकिशिनो को औपचारिक रूप से अब सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। देखिए बात ये है कि नारुहितो जो हैं ये इनके बड़े भाई हैं और ये अब सम्राट बनने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली साल आपको याद होगा ये क्वेश्चन आया था कि सम्राट जो अकिहितो थे, अकिहितो ने अपने सिंहासन अपने बड़े बेटे नारुहितो को दे दी थी। तो जब सिंहासन इनको मिला तो अब ये सम्राट हो गए वहाँ के। सम्राट ये हुए तो उनके छोटे भाई राजकुमार हुए।
तो अब इनको औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है कि यानी कि नारुहितो के बाद कौन होगा सिंहासन का अधिकारी, यानी सिंहासन का राजा, सम्राट, उत्तराधिकारी होंगे अकीशिनो। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व के सबसे कम उम्र के प्रोग्रामर होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अरहम ओम तस्लानिया ने, किसने? अरहम ओम तस्लानिया क्लास 2 का स्टूडेंट है, छोटा सा बच्चा है, 6 वर्ष की उम्र है। इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है अपने नाम दुनिया की सबसे कम उम्र के प्रोग्रामर होने का। इसने पाइथन प्रोग्रामिंग में ये रिकॉर्ड, ये उपलब्धि अपने नाम दर्ज कराई है। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन टेस्ट हुआ था, उसको इसने पास कर लिया है। तो अरहम ओम तस्लानिया, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 6 लाख से ज़्यादा दीप जले और इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि इसके लिए टारगेट रखा गया था इस बार का 5,51,000 दीप का, लेकिन इसने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक्चुअली में होता क्या है, सभी को बुलाया जाता है कि दीप ले लेके आओ, आओ यहाँ पर दीपक जलाओ। तो सभी लोग लाना शुरू किए, जलाना शुरू किए दीप भगवान की भक्ति में। जलाते जलाते 6 लाख से पार हो गए। तो 6,06,000 एक्चुअल डेटा है जितने दीप जलाए गए, लेकिन जो आधिकारिक डेटा था, जितना टारगेट रखा गया था वो था 5,51,000 का। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं आपके, दोनों भी आप लगा सकते हैं। 6,06,000 आपको अगर दिख जा रहा है वो भी लगा सकते हैं। 5,51,000 जो है वो ऑफिशियल डेटा है, इसको भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए अगली बार का भी टारगेट सेट कर दिया गया है अभी से ही कि अगली बार 7.5 लाख 7,51,000 के करीब दीपक जलाए जाएंगे। अच्छा, अयोध्या दीपोत्सव दोस्तों ये 2017 से शुरू हुआ है। 2017 से शुरू हुआ, तब पहली बार 1,87,000 दीप जले। 2018 में 3,01,000 दीप जले। 2019 में 4,09,000 दीप जले और 2020 में अब 6,06,000 दीप जले। अगली बार टारगेट रखा गया है 7.5 लाख दिए का। अयोध्या आपको दोस्तों ना पता हो तो बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, एक ज़िला है, सरयू नदी के किनारे बसा शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरयू नदी पूछा जा सकता है आपसे। फैज़ाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ओके, तो ये तो था दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन नवंबर मंथ से। ये है पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा, जैसे कि हर बार लाया जाता है पार्ट 1 और पार्ट 2। इससे होता क्या है, इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है तो आप रिवीजन आसानी से कर सकते हो। एक ही पार्ट में बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो पार्ट 2 भी जल्द ही आएगी। और जैसा कि आपको पता है कि आपको अगर कहीं ना मिले तो MZT ऐप पर जा करके वॉइस सर्च करना है, किसी भी महीने की वीडियो हो या फिर उसकी क्विज हो या फिर उसकी PDF हो, सब कुछ आपको फ्री में मिल जानी है। कहाँ पर? MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। पार्ट 2 भी आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, कार्ड में भी यहाँ पर छोड़ दूंगा, आप लोग यहाँ पर भी क्लिक करके उसे देख सकते हो डायरेक्टली। बाकी के महीनों को भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों, जैसे आप एप्लीकेशन को शेयर करके भी कॉइन्स अर्न कर सकते हो, और जो भी पेड मटेरियल्स हैं, ई-बुक्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, उन्हें आप फ्री में पा सकते हो। तो एप्लीकेशन को आप लोग जरूर इंस्टॉल करो। क्विजेज वगैरह भी डेली आती हैं, डेली करंट अफेयर वगैरह भी आती हैं, और डेली रिवीजन PDF फाइल भी वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दिया होगा आपने, शेयर भी करोगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।